फेमा मिसलिनियस प्रोविजंस, जो भी बचा कुचा पॉइंट है वो सब इसमें आ जाएगा। सेक्शन 11 से स्टार्ट होएगा। सेक्शन 11 आरबीआई पावर टू इशू डायरेक्शंस टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। याद रखना ऑथराइज्ड पर्सन में क्या क्या आता था, ऑथराइज्ड डीलर, फिर मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ये लोग हैं जो लोग फॉरेन एक्सचेंज बाइंग सेलिंग वगैरह में हेल्प करने वाले हैं। तो इनको भी डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन। आरबीआई में डायरेक्ट द ऑथराइज पर्सन किसके लिए, टू डू एन एक्ट, कुछ करने के लिए, टू डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, मतलब कुछ चीज मत करो या बंद कर दो उसको करना, टू मेक एनी पेमेंट रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटी, या टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, ये चीज के लिए डायरेक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता चला कि माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया है एंड वो जो पैसा है ना वो कन्वर्ट मारने वाला है, वो $1 लाख को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट मार के फिर उसको ब्लैक मनी के वे में ट्रीट कर लेगा एंड ही विल स्पेंड इट। तो यहाँ पर वो बोल देगा आरबीआई के भाई डोंट डू दिस एक्ट, मतलब माल्या का पैसा कन्वर्ट मत करना, समथिंग लाइक दैट, वैसा एक डायरेक्शन देगा। सेक्शन 12 बोलता है इंस्पेक्शन का भी पावर है। आरबीआई हैज द पावर टू इंस्पेक्ट द ऑथराइज पर्सन। अगर कोई बैंक वगैरह में भी जोल हो रहा है ना तो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके लिए टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट फर्निश्ड टू द आरबीआई, टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन विच द ऑथराइज पर्सन फेल्ड टू प्रोवाइड। ऊपर ही अपन ने देखा कि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि भाई गिव मी दिस इन्फॉर्मेशन, और ऑथराइज पर्सन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो ऑब्टेन करने के लिए इंस्पेक्टर भेजेंगे, टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स वगैरह वगैरह। Inspection will be by an officer of RBI authorized in writing by the RBI. अब ऑथराइज पर्सन का क्या ड्यूटी रहेगा इंस्पेक्टर के टूवर्ड्स, तो सिंपल है, ड्यूटी ऑफ ऑथराइज पर्सन और इट्स डायरेक्टर और पार्टनर, क्या ड्यूटी है, यू शुड कोऑपरेट एंड प्रोवाइड बुक्स एंड इंफॉर्मेशन जो भी है इन इट्स कस्टडी और पावर टू द इंस्पेक्टर विद इन टाइम एंड मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द इंस्पेक्टर। मतलब अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, तो ये ऑथराइज पर्सन या उसका डायरेक्टर या पार्टनर एज द केस में भी वो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा। बट अगर ये डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे सकता। अगर वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस रहेगा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे पाएगा। उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग बुक्स इन इट्स कस्टडी और पावर। तो जिसके भी पावर में, जिस भी कस्टडी में होगा ना, उसको ये बुक्स देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। फिर आता है पेनल्टीज। तो सेक्शन 11 अभी अपन ने ऊपर देखा, डायरेक्शन आरबीआई दे रहा था। तो इफ एनी ऑथराइज पर्सन, ये 11 जो है ना वो ऑथराइज पर्सन के लिए, ऑथराइज पर्सन कॉन्ट्रावीन्स डायरेक्शन ऑफ आरबीआई और फेल्स टू फाइल एनी रिटर्न, जो भी आरबीआई मांगेगा, अप टू 10,000 की पेनल्टी लगेगी पर डिफॉल्ट ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो समझना ही चाहिए, एक डिफॉल्ट किया तो 10,000, अप टू 2,000 पर डे अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो। याद रखना कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ना सेकेंड डे से शुरू होता है, ठीक है। अगर कोई कंप्लायंस तुमको 1 अप्रैल 20 तक खत्म कर रहा था, 1 अप्रैल को तुमने नहीं किया तो 10,000 लग गया, 2 अप्रैल को भी तुमने नहीं किया तो अब 2,000 लग गया, 3 अप्रैल को नहीं किया तो एक और 2,000 लग गया, मतलब सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वो 2,000 वाली शुरू होती है। सेक्शन 13, इफ एनीवन, अब है ना डिफॉल्टर की बारी आ गई, मतलब कोई भी फेमा को वायलेट करता ना उसके लिए। तो इफ एनीवन कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ फेमा, एनी रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, कुछ भी होने दो, नॉट जस्ट फेमा एक्ट, इवन रूल्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स थे, रेगुलेशंस में याद करो परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन थे, फिर मास्टर डायरेक्शन ईसीबी वाला अपन ने पढ़ा था, इंपोर्ट्स में अपन ने पढ़ा था, एनी नोटिफिकेशन और ऑर्डर, जो भी है कुछ भी वायलेट किया ना, अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व अगर क्वांटिफाइबल सम है तो, और एल्स अप टू 2 लाख अगर क्वांटिफाइबल नहीं होगा तो, एंड कंटिन्यूइंग ऑफेंस में 5,000 पर डे तक की पेनल्टी लगने वाली है। इसी में 13 में ही और दो पार्ट है, ऊपर जो पढ़ा 13 सबसेक्शन 1 था, अब सबसेक्शन 1A एंड 1C है। वो बोलता है इफ यू अक्वायर फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड मेंशन्ड अंडर 37A सबसेक्शन 1 which is not in syllabus, तो 37A सबसेक्शन 1 बोलता है एज प्रिस्क्राइब्ड, थ्रेशोल्ड जो है ना वो एज प्रिस्क्राइब्ड है। अब एज प्रिस्क्राइब के लिए ना आरबीआई ने रूल्स बनाए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए, फॉरेन सिक्योरिटी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए। तो जो भी रूल्स है उसके एक्सीडिंग अगर तुमने ये बाय कर लिया तो तुमको पेनल्टी लगेगी अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व, प्लस यहाँ पर प्लस साइन है, कॉन्फिस्केशन ऑफ वैल्यू इक्विवेलेंट टू फॉरेन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया,
फॉरेन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया मतलब कौन सा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आउटसाइड इंडिया है ना, तो ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी समझो अगर ये इंडिया में सिचुएटेड है तो उतने का इक्विवेलेंट वैल्यू का कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं अपन। साथ साथ में जेल में जाने का मौका 5 साल तक का, प्लस फाइन भी लगेगा, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तुमको फाइन लगाएगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है, बट उसको मैंने अगर कन्वर्ट मार लिया इनटू रुपीज तो वो भी यहाँ पर वायोलेशन में गिना जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी विल इंक्लूड बैंक डिपॉजिट, इंडियन रुपी करेंसी और एनी अदर प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम इट। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर इसको मैंने सेल कर दिया और मैंने एफडी बना ली, बैंक डिपॉजिट, या मैंने उसको रुपीज में कन्वर्ट मार लिया, या फिर कोई और प्रॉपर्टी ले ली, ये सब भी वायोलेशन में ही काउंट हो जाएगा। ओके, फिर सेक्शन 14 है फेलियर टू पे द अबव पेनल्टीज। अबव मतलब कौन सा पता, सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं अपन, नॉट सेक्शन 11। सेक्शन 11 तो ऑथराइज पर्सन के लिए था ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको जाने दो। ये सेक्शन 13 की पेनल्टी की बात हो रही है। इफ डिमांड इज मोर देन 1 करोड़ तो सिविल इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years लगेगा तुमको, एंड अदरवाइज रहेगा तो सिविल इंप्रिजनमेंट अप टू 6 months लगेगा तुमको। मतलब अगर 1 करोड़ की पेनल्टी है या उससे कम, समझो 99 लाख की है, तो अप टू 6 months, बट अगर मोर देन 1 करोड़ पहुंच गया तो 3 years तक। यही सेक्शन 14 को कंटिन्यू करेंगे। क्या प्रोसेस होता है अरेस्ट का, तो सेक्शन 14 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इफ अ डिफॉल्टर फेल्स टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 13 विद इन 90 days फ्रॉम पेनल्टी नोटिस सर्व्ड ऑन हिम, देन ही शैल बी लायबल टू सिविल इंप्रिजनमेंट। मतलब 90 days तक का टाइम है, नहीं तो फिर तुम जेल में जाओगे। अच्छा, जेल में जाने के लिए ऑथराइज नॉट ऑथराइज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होता है उसको एक वारंट इशू करना पड़ता है। वारंट क्या होता है, परमिशन टू अरेस्ट समवन। अब ये परमिशन टू अरेस्ट किसको देंगे पता है, हवलदार को देंगे, एक ऑफिसर को देंगे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, ओनली आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। तो देखो, ए मस्ट इशू शो कॉज नोटिस आस्किंग डिफॉल्टर टू अपीयर बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर उसने अपीयर नहीं किया, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑफिस नहीं आया, तो डाल दो अरेस्ट वारंट। ये पहला हो गया। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड विद रीजंस रिटन, मतलब उसको लगता है, क्या लगता है कि आफ्टर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस टू द डिफॉल्टर ही विल या ही हैज डिसऑनेस्टली ट्रांसफर्ड और कंसील्ड द प्रॉपर्टी टू अफेक्ट रिकवरी। मतलब शो कॉज नोटिस गया ना, तो वो जो डिफॉल्टर है ना, वो शाणा, डिफॉल्टर ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, या वो फॉरेन एक्सचेंज जो इलीगली होल्ड किया था ना वो बेच दिया। क्यों बेचा पता, टू अफेक्ट रिकवरी। मतलब ये कॉन्फिस्केशन नहीं हो या पेनल्टी नहीं भरना पड़े, उसके लिए उसने ये बेच दिया और छुपा दिया। या फिर ही हैज मीन्स टू पे बट निग्लेक्ट्स टू पे, मतलब पैसा है बट नहीं भर रहा है, तो अगेन आ जाओ वारंट, ये अरेस्ट वारंट। तो नो अपीयरेंस रहेगा शो कॉज नोटिस के बाद, तो भी अरेस्ट वारंट। शो कॉज नोटिस के बाद अगर उसने प्रॉपर्टी बेच दी, छुपा दी, या उसके पास पैसा है बट पे नहीं कर रहा है, कोई भी केस हो, ही कैन इशू अरेस्ट वारंट। अब ये जो ऑफिसर है ना, जो अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, ऑफिसर विल अरेस्ट हिम एंड इफ द डिफॉल्टर पेज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्लस अरेस्ट का कॉस्ट टू द ऑफिसर, इफ यस तो उसको रिलीज कर दो। अमाउंट ऑफ पेनल्टी तो ठीक है, ऑफिसर हवलदार को भर दिया। अरेस्ट कॉस्ट क्या होता है, अरेस्ट कॉस्ट मतलब कोई भी पर्सनल, गवर्नमेंट वाले पर्सनल को ये लोग लेके गए, ट्रैवलिंग वगैरह किया, खर्चा जो भी हुआ XYZ, वो सबका खर्चा। अगर नो मतलब इसको भी उसने पैसा नहीं दिया, हवलदार को भी, तो क्या होगा, ब्रिंग हिम टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन 24 hours एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, मतलब ट्रैवल आवर्स। मतलब समझो आज 9 बजे अगर उसको अरेस्ट किया, तो कल 9 बजे तक, टुमारो 9 AM तक वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। बट ये जो था अरेस्ट, ये हुआ था आसाम में। अब आसाम से मुंबई समझो एग्जाम्पल, फ्लाइट में 4 घंटा लगता है। मुंबई तक अगर 4 घंटा लगता है तो कोई बात नहीं, 9 AM के बदले अब कितने बजे, 1 PM। तो 4 घंटा जो है ना वो एक्सक्लूड करना है तुमको टाइम, मतलब वो ट्रैवल के अलावा 24 घंटा मिलेगा। ओके, फिर सेक्शन 14A है पावर टू रिकवर अरियर्स ऑफ पेनल्टी। तो ऐसा होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब कौन होता है ये, तो ईडी अपना एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये 4 लोग होते हैं ऊपर। तो इसके नीचे कोई भी नहीं, इनको ऑथराइज करेगा टू रिकवर पेनल्टी इफ इट इज अनपेड फॉर 90 days फ्रॉम द सर्विंग
ऑफ पेनल्टी नोटिस। मतलब है ना, दोनों पैरेलल चीज होता है, ठीक है। ऊपर जो था ना अरेस्ट का और यहाँ पर रिकवरी, ये दोनों पैरेलल चलने वाला है, क्योंकि 90 डेज तक अगर पेनल्टी पे नहीं किया ना, ऊपर अरेस्ट का भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एनफोर्समेंट के ऑफिस से रिकवरी का भी शुरू हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट मस्ट फॉलो शेड्यूल 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर रिकवरी। कंपाउंडिंग, क्या यहाँ पर कंपाउंडिंग हो सकता है, पैसा भर के चार्जेस ड्रॉप हो सकता है? यस, सेक्शन 15 बोलता है डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 13 मस्ट अप्लाई टू द फॉलोइंग, या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या तो ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या तो आरबीआई, एज द सीजी प्रिस्क्राइब्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग रूल्स 2000। ये जो भी ऑफिसर्स है या ईडी है या ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई या ईडी जो भी है, दे मस्ट कंपाउंड इट विद इन 180 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। इफ एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड, मतलब पैसा भर दिया तो अब चार्जेस ड्रॉप, तो नो प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफेंस। मतलब माल्या ने, समझो अगर 2 ऑफेंस किया रहेगा, ऑफेंस 1 एंड ऑफेंस 2, अगर ऑफेंस 1 का तुमने कंपाउंडिंग किया तो नो प्रोसीडिंग, अब केस नहीं चलाओगे तुम ये ऑफेंस 1 के लिए। अगर केस इनिशिएट कर दिया तो उसको कंटिन्यू मत करना, केस इनिशिएट ही नहीं किया तो इनिशिएट मत करना। बट ऑफेंस 2 का क्या, वो तो कंपाउंडिंग नहीं हुआ है, हाँ, तो इसके लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। तो ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफेंस ये तुम प्रोसीडिंग ड्रॉप करोगे। फिर नेक्स्ट है टाइम लिमिट्स वगैरह है बहुत सारे। तो सेक्शन 14 अभी अपने ऊपर देखा, पेनल्टी कितने टाइम में भरनी है, 90 डेज फ्रॉम सर्विंग या सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ पेनल्टी। सेक्शन 15 बोलता है कंपाउंडिंग ऑफ सेक्शन 13 ऑफेंसेस, तो 180 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय ईडीआरबीआई। सेक्शन 16 बोलता है कि कोई है ना कंप्लेंट कर सकता है डिफॉल्टर का, तो कंप्लेंट मेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय एनीवन अगेंस्ट द डिफॉल्टर इज टू बी डिस्पोज ऑफ बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कितने टाइम में डिस्पोज करना है, 1 ईयर फ्रॉम द रिसीट ऑफ कंप्लेंट प्लस एक्सटेंशन अगर रीजंस रिकॉर्डेड है राइटिंग में तो। फिर सेक्शन 17 बोलता है अपील अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन अपील कर रहा है, असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर ओनली ऑफ द एनफोर्समेंट। किधर अपील करने का, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के पास ये करने का अपील। 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ किसी और को अपील करना है, यहां पर तो सिर्फ यही 2 अपील कर रहे थे, बट अगर किसी और को करना है तो नीचे आएगा सेक्शन 19 में, अपील अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय अदर पर्संस और सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल आ जाएगा, पहले किधर जा रहा था, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के लिए, बट ये सिर्फ 2 लोगों के लिए था, अपीलेंट अगर ये दोनों थे तो। इफ एपेलेंट इज अदर पर्सन या सीजी तो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा विद इन सेम 45 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर। ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है ना, वो गांव भर को ऑर्डर देता है अपना, ठीक है, वो डिफॉल्टर को देगा, वो ईडी को देगा, वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सबको देगा, वो ऑर्डर बांटेगा, आरबीआई को भी देगा। इसके लिए वो लोग फिर अपील कर सकते हैं। स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील गया था ऊपर, तो उसके खिलाफ जाना तो किधर जाने का, तो अपील अगेंस्ट स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील बाय एनी पर्सन टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो भी सेम 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। खाली याद रखना एक्सटेंशन किधर किधर है, किधर किधर नहीं है। देखो एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए ना यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं लिखा है, यहाँ पर भी ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल जो था ना उसके लिए एक्सटेंशन नहीं लिखा था, बट यहाँ पर लिखा था ऊपर, देखो अपील्स टू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील है ना, उधर एक्सटेंशन लिखा है, जस्ट फॉलोइंग द बेयर एक्ट। शायद रियल लाइफ में वो लोग अलाउ करते रहेंगे इफ यू प्लीड। फिर नेक्स्ट सेक्शन 19 में ये एपेलेट ट्रिब्यूनल मस्ट ट्राई एंड डिस्पोज द अपील्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपील प्लस एक्सटेंशन अगर रीजन रिकॉर्डेड है राइटिंग में तो। सेक्शन 35 बोलता है अपील अगेंस्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय एनी पर्सन टू द हाई कोर्ट बट ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर प्लस एक्सटेंशन ऑफ 60 मोर डेज। तो अगर नटशेल में डालना हो तो ये देख लो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ एसडी स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स पे जाएंगे कौन, तो बाय अपील बाय असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर, 45 डेज प्लस एक्सटेंशन। अगर सीजी या कोई और कर रहा है अपील तो 45 डेज के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल में डायरेक्टली पहुंच जाओ। अगर स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ अपील करना है तो वो भी 45 डेज में एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाओ। एंड आगे एपेलेट ट्रिब्यूनल विल हैव टू डिस्पोज विद इन 180 डेज प्लस एक्सटेंशन। उसके आगे अपील करना है तो 60 डेज प्लस 60 डेज एक्सटेंशन जाओ हाई कोर्ट में। कौन सा हाई कोर्ट, तो उसके लिए पीएमएलए का सेक्शन 42 रेफर करने का। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई डिफॉल्टर है, अगर वो अपील कर रहा है तो वेरेवर ही रिसाइड्स और वेरेवर ही कैरीज ऑन बिजनेस। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपील कर रहा है तो क्या, तो जिसके खिलाफ अपील कर रहा है ना, जो रिस्पोंडेंट है मतलब कि डिफॉल्टर, अगेन वो डिफॉल्टर जिधर रिसाइड ऑफ बिजनेस कैरी ऑन करता है वही वाले हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपील फाइल करेगा।
अगर मोर देन वन रिस्पोंडेंट है, बहुत सारे झोलर है, तो उसमें से कोई भी एक चूज कर लो, किसी का भी रेसिडेंस या बिजनेस, नो प्रॉब्लम। सेकेंड है सीजी विल हैव टू अपॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, फिर उसका एडिशनल, स्पेशल, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर, तो सीजी अपॉइंट करेगा। ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट एंड हैव अ पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, रेड वगैरह मारना रहेगा या इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना रहेगा, तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब ऊपर जो भी थे ना, ऊपर कौन कौन थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपना मेन है, उसमें एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके नीचे कोई भी नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, तो पीएमएलए सेक्शन 70, अगर कंपनी ने कोई झोल किया तो कंपनी को भी पेनल्टी लगेगी, डायरेक्टर पार्टनर वगैरह को भी पेनल्टी लगेगी। याद रखना कंपनीज में फर्म भी इंक्लूडेड है, तो डायरेक्टर के साथ पार्टनर भी इंक्लूडेड है, सब लोग मरेंगे, बट इफ यू प्रूव दैट यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग तो तुम बच जाओगे। No suit, prosecution, proceeding shall lie against CG, RBI or their officers or anyone exercising duties under FEMA in good faith. FEMA में अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए अगर किसी से कुछ गड़बड़ हो भी गया, गड़बड़ मतलब इन गुड फेथ, अगर किसी का बुरा भी हो गया, कोई बात नहीं, इनके अगेंस्ट नो सूट, नो अपील, नथिंग। सेक्शन 13 की जो लायबिलिटी थी ऑफ पेनल्टी, वोंट अबेट इफ द डिफॉल्टर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब माफ नहीं करेंगे हम पेनल्टी। द ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी, अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए तो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर तुम्हारा डेथ हो गया तो, दे विल बी लायबल टू पे इट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट इनहेरिटेड, मतलब 5 लाख की पेनल्टी पे करनी थी और वो पर्सन का डेथ हो गया, तो 5 लाख की पेनल्टी थी। अगर उसका डेथ हो गया एंड बच्चे को, उसके सन को या डॉटर को इनहेरिटेंस गया है 2 लाख का, तो 2 लाख है ना पूरा गवर्नमेंट को चला जाएगा, बाकी का 3 लाख का गवर्नमेंट का लॉस हो गया। तो जितना इनहेरिट हुआ है, जायदाद मिली है, उतना ही पेनल्टी क्या है, चला जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, दिस वाज मिसलेनियस टॉपिक।